नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज की आधुनिक होती शिक्षा व्यवस्था ने प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर युवाओं की रुचि अब भी बरकरार है। टेक्निकल विषयों से डिग्री लेने के बावजूद इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के छात्र बड़ी संख्या में हर साल आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं। हाल ही में 2020 के सिविल सर्विस की परीक्षा में भी बिहार झारखंड के छात्रों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कटिहार के शुभम कुमार देश भर में पहला स्थान लाकर टॉपर बने, तो जमुई के ही प्रवीण कुमार वर्णवाल ने 7वां रैंक हासिल किया। आज आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हमारे साथ ये दोनों आईएएस टॉपर जुड़ेंगे। इनके साथ ही बिहार के 2 आईएएस अधिकारी डॉक्टर रंजीत सिंह और संतोष कुमार राय भी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत में हम उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ अहम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस टॉपर्स अभ्यर्थियों को सफलता का मंत्र देंगे, तो वहीं आईएएस अधिकारी तैयारियों की बारीकियों के बारे में अपने विचार रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईएएस की पाठशाला। नहीं हुआ था कि मुझे यही करना ही करना है। तो फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, साथ ही एनएससीएस के सदस्य हैं। इनके बारे में हम बताएंगे कि एनएससीएस काम कैसे करता है और क्या है एनएससीएस, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ 2 टॉपर्स भी जुड़ने वाले हैं और एक और सीनियर आईएएस अधिकारी जुड़ेंगे। रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सवाल आपसे यही कि अगर कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? अलीम जी, सबसे पहले तो आईएएस की तैयारी करने के लिए जो बेसिक ज़रूरी होती है कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स जो है उसकी स्टडी करते हैं जी। और क्लास 6 से लेकर 12 क्लास की सभी एनसीईआरटी की बुक्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जाते हैं जी। तैयारी में जो खास तौर से बात ध्यान रखनी है कि एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता ज़रूरी है। और कई बार होता है कि पीटी के बाद मेंस नहीं होता है, कई बार इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, तो हार नहीं मानना होता है। आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी को जो है रखना पड़ता है। जो भी आपकी वीकनेस है उसको स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखना चाहिए कि क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करना पड़ता है जी। अगर हम देखेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सिलेबस से और प्रीवियस क्वेश्चन से। यदि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है यदि मदर है तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका फादर है जी। क्योंकि जब तक हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तब तक जो है हम तैयारी सही तरीके से नहीं आकलन कर सकते हैं और तैयारी किस तरीके से करनी है वो भी पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिलेबस जो है फादर है तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है मदर है, तभी जाके जो है रिजल्ट सामने आता है, पहली बात। दूसरी बात है कि एक स्तरीय आपके ग्रुप जो है पीयर लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। टॉपर्स जो है वो आ ही रहे हैं। टॉपर्स आपको बताएंगे कि सभी के सभी टॉपर्स जो है पीयर लर्निंग जो कर रहे थे, ग्रुप में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके चलते रिजल्ट जो है इतना बेटर रहा। बिहार से पहले 10 में 3 जो है बिहार से हुए हैं, रैंक 1, रैंक 7 और रैंक 10। तो वो तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ही। चूंकि मैं गाइड करता हूँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जो है कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको दिन रात सोचना पड़ता है अपने स्टडी के बारे में। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें, सोशल मीडिया हो या दूसरी चीज़ें, उससे दूर रहने की ज़रूरत होती है और जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना पड़ता है। कंटिन्यू जो है हमें एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है और 8 से 10 घंटे की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी पर्व त्यौहार हो तो भी हमसे कम से कम 5 घंटे आपको निकालना पड़ता है। कंटिन्यूटी जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन के साथ जो है खास तौर से यदि आप मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक पढ़ते हैं तो आफ्टरनून के बाद जो है नाइट के समय में पूरा का पूरा समय रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। और रिवीजन जो है वो संडे, आज संडे का दिन है, संडे को हम लोग को पूरे 6 दिन जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन से हम लोग को करना चाहिए।
और पढ़ाई का जो एक सही वे होता है कि आप अध्ययन करें, चिंतन करें और लेखन करें। यदि अध्ययन, चिंतन और लेखन ये 3 अगर प्रोसेस को अपनाते हैं तो वर्ल्ड की कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। और आप जानते हैं यूपीएससी जो है वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल। और टफेस्ट एग्जाम है तो निश्चित रूप से जो है उसकी तैयारी का जो ढंग है वो भी आपका अच्छी होनी चाहिए। अच्छा रंजीत सिंह जी, एक चीज और है, एनएससीएस, ये एनएससीएस कैसे काम करता है और अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो कैसे कांटेक्ट करेगा, एनएससीएस के माध्यम से कैसे जुड़ेगा और इससे उसको किस तरह से फायदा मिलता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार झारखंड जो है संस्था 2016 में बनाई गई थी, जिसमें कि बीके प्रसाद सर हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, संतोष जी हैं, बाकी सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। उसके जुड़ने का यही माध्यम है कि ऑलरेडी उनके वेबसाइट है, वेबसाइट के अलावा जो है फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल्स है, जहाँ पे वो फॉलो कर सकते हैं। और जब उनको प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी या फिर इंटरव्यू के लिए अलग से हम लोगों का इंटरव्यू का प्रोग्राम जब चलता है तो उसमें जुड़ने के लिए वो उसको फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। पटना के सेंटर्स पे भी कई जगह जो है इस तरह हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। जैसे मिशन 50 हम लोग पहले से भी चला रहे थे, उस माध्यम से भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और इस बार एनएससीएस का तो आप रिजल्ट देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट, लगभग 25 के आसपास रिजल्ट जो एनएससीएस का है। अच्छा, एक और सवाल ये है, चलिए हमारे साथ शुभम और प्रवीण भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम और प्रवीण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभम के पास हम आएंगे। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि शुभम के इस शुभ कामयाबी का मंत्र क्या रहा? काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो उसमें मैंने फोकस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी के तहत मैंने प्रिपरेशन की और मैं मेंस के लिए अपने सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि मैं प्रैक्टिस करूं, मॉक टेस्ट दूं और मैं कंसिस्टेंटली जो है मैंने हार्डवर्क किया और मैंने कभी रिज़ल्ट की जो है वो टेंशन नहीं लिया। मैं हर स्टेज को अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर एग्जामिनेशन दिया। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जैसे जैसे शिक्षा जो है वो आधुनिक होती जा रही है और ये आधुनिक होती शिक्षा जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं को किस तरह से और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती जा रही है? इस तरीके से चुनौतीपूर्ण बनाती जा रही है क्योंकि अब सब लोगों के पास सोर्सेस मिल गए हैं। सब लोग इंटरनेट के थ्रू सारे मटेरियल्स एज वेल एज वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं जी। तो कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस आधुनिक ज़माने में कन्फ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतने लोग इतने ज़्यादा मटेरियल्स देखने लगते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से और भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं कि किस तरीके से आप क्रिटिकली एनालाइज करके जो रेलेवेंट सोर्सेस हैं और कैसे, जैसे शुभम ने बताया कि लिमिटेड करना होता है खुद को जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आधुनिक टाइम में। रंजीत सिंह जी, अगर बात करें हम एनएससीएस की, तो एनएससीएस जहां तक हमें जानकारी है सिर्फ इंटरव्यू को लेकर गाइड करता है, इंटरव्यू की तैयारियां करवाता है, लेकिन क्या एनएससीएस के माध्यम से कोई मेंस को भी लेकर गाइडेंस हासिल कर सकता है? इसमें ऐसा है कि हम लोग जो है वो इंटरव्यू पे फोकस तो रखे ही हैं, लेकिन अगर मेंस को लेकर क्लासरूम जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे वो राइटिंग स्किल्स और किस तरह से उनको प्रेजेंट करना चाहिए, आंसर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग गाइड करते रहते हैं जी। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिशन 50 बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम लोग पटना में ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी क्लासेज करवा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो जुड़ सकते हैं। एनएससीएस दिल्ली के सेंटर पे अभी हम लोग का प्रयास है, चूँकि इस बार रिजल्ट इतना बेहतर हुआ है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ऑफलाइन और पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जो है पटना सेंटर से हम लोग संचालित कर रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू को लेकर जो है हम लोगों का बिल्कुल क्लियर कट है कि इंटरव्यू में हम लोग जो है वो गाइड जो है सभी का करते हैं जो बिहार झारखंड से जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, शुभम भी एनएससीएस के माध्यम से गाइडेंस हासिल कर चुके हैं और रंजीत सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये एनएससीएस बिहार झारखंड क्या सिर्फ बिहार झारखंड के परीक्षार्थियों के लिए होता है या कोई दूसरे स्टेट का भी छात्र इससे जुड़ सकता है?
एक्चुअली फोकस जो है वो बिहार झारखंड का ही है, NSCS। लेकिन अगर कोई वॉलंटियरली आके कहते हैं दूसरे भी स्टेट के कि हमें भी मेरा भी वो मौका दीजिए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनको भी मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है, रिजिडिटी नहीं है कि बिल्कुल बिहार झारखंड से ही हो। लेकिन हाँ, ये फोकस हम लोग का रहा है क्योंकि बिहार झारखंड से रिजल्ट पिछले कुछ सालों में कम रहा था, इसलिए 2016 से हम लोगों ने शुरू किया था कि ये रिजल्ट जो है वो बेटर हो। लेकिन कोई रिजिडिटी नहीं है, दूसरे स्टेट के भी जो है उनको भी हम लोग, चूँकि गाइड भी पर्सनली भी हम लोग फ़ोन पे करते रहते हैं, और जब ग्रुप में करते हैं मॉक के माध्यम से, तो दूसरे स्टेट के भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी उतना ही हम लोग तवज्जो देते हैं। जी, चलिए शुभम, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप देश भर में पहला स्थान हासिल कर टॉपर बने हैं, मान लीजिए कि कोई छात्र जिसको इस बार अच्छी रैंकिंग नहीं आई होगी और वो चाहता होगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो और बेहतर रैंकिंग लेकर आए या टॉपर बनने की भी ख्वाहिश रखता होगा, तो उसको अपने प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी में किस तरह से अब बदलाव करने की जरूरत होगी? आई थिंक अगर आप मेरा भी रिजल्ट देखें तो 2018 में मैं प्रीलिम्स जो है वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर 2019 में मुझे जो मेरा जो रैंक था उसके तहत मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा मुझे मिला। तो मेरा जो ये रहा कि मैं अपना प्रिपरेशन जो है वो मैं कंटिन्यू रखूं, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को मैं एनालाइज करता था। सो जो भी मैं आंसर लिखता था वो मैं टॉपर्स के कॉपीज जो मॉक पेपर्स होते हैं उससे कंपैरिजन करता था, फिर देखता था कि कहाँ कहाँ पे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो एक कंसिस्टेंट एफर्ट रहा और प्लस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रही। अगर मुझे कम मार्क्स जैसे ऑप्शनल में आए थे लास्ट ईयर, तो मैं ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और ऑप्शनल में जो है मेरे मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए। तो सिमिलरली अगर जिनका भी अगर एग्जामिनेशन किसी भी रीज़न के वजह से अगर नहीं क्लियर हो पाता है, तो आई थिंक उनको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए और कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहिए। प्रवीण, आपसे भी जानना चाहते हैं कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, तो अपने अटेम्प्ट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए? मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अटेम्प्ट है, तो कैसे, कब यूटिलाइज किया जाए अपने इन अटेम्प्ट्स को? सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करते हैं देना, तो बस ऐसे देने के लिए मत दे दीजिए। आप अच्छे से उसका प्रिपरेशन कीजिए, टॉपर्स के वीडियोस देखिए, अच्छे से एग्ज़ाम को समझिए, उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझिए और उसके अनुसार एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके फिर एग्ज़ाम दीजिए। जस्ट देने के लिए मत दीजिए। और अगेन जब यदि अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो आप बैठ के ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम था। जैसे मेरा 2019 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बट मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा GS वीक पोर्शन है, उसे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो मैंने किया भी था और उसी की वजह से मैं यहाँ आके पहुँच पाया हूँ। तो वही कहूँगा कि आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे ध्यान दीजिए और जब भी अटेम्प्ट दीजिए, थिंक इट लाइक एज ए लास्ट अटेम्प्ट। कभी ऐसे मत सोचिए कि चलो 5 अटेम्प्ट है अभी देना है, नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचिए कि मुझे क्वालिफाई करना है, बट नहीं होता है तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइए मत और अपने वीकनेस पे ध्यान दीजिए और उसको अपना स्ट्रेंथ में चेंज कीजिए। तो इस टाइप से आप अपने अटेम्प्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। अच्छा शुभम, एक सवाल आपसे ये भी है कि मान लीजिए आपका मेंस हो चुका है, आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है मेंस में, तो अब आपको अपने इंटरव्यू को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। तो किस तरीके से आप फोकस करेंगे ताकि एक जो गैप रह गया हो या कमी रह गई हो वो यहां पूरी हो जाए? आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जब मेंस कोई भी देता है तो अगर उनको आभास हो जाता है कि मेंस कैसा गया है, सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मेंस क्लियर कर रहे हैं, सो आपको अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए 2 स्टेज है इंटरव्यू में। एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बैकग्राउंड से पूछा जाता है, जो भी आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फिल किया है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, आप रहने वाले कहाँ से हैं, आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं। सो इन सारे बैकग्राउंड पे आपको डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो गया या इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया या सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, सो इन पे आपको एक जो है एक नुआंस, एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। और अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए।
सो इस पे मैंने फोकस किया और इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रैक्टिस किया, लोगों के बीच में बोलने का प्रैक्टिस किया, अपने फ्रेंड सर्कल में क्वेश्चन आंसर करता था और थोड़ी मिरर के सामने जो है उसका भी प्रैक्टिस किया। सो आई थिंक अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, सो अगर मेंस में अगर थोड़ा कुछ कमी रह भी गया तो वो इंटरव्यू में मेकअप हो जाता है। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी जो एस्पिरेंट है वो कह नहीं सकता कि एग्जैक्टली मेंस में कितना मार्क्स आएगा या इंटरव्यू में कितना आएगा। हमें हमारा कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे जितना भी हमारा पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंस दे और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरव्यू दे। डॉक्टर रंजीत सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो वक्त क्या सही होता है, यानी कि सही वक्त क्या होता है कि आप एक माइंडसेट कर लें कि आपको यूपीएससी के लिए जाना होगा, और अगर आप सही वक्त पर माइंडसेट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है? इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। जब जागो तभी सवेरा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड 10th में भी अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, और मुझे लगता है आज हम लोगों को देखकर भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने मन में इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा जी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 6th स्टैंडर्ड ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन सही समय की बात करें तो जब ग्रेजुएशन में होते हैं वो उस समय ही उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, उसी समय डिसाइड कर लेना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट ईयर में जो उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और इसमें मिनिमम समय अगर देखा जाए तो मिनिमम 2 साल का समय इसमें चाहिए ही होता है, क्योंकि पहला साल में आप प्रिपरेशन करते हैं, दूसरे साल में जाके आप थोड़ा मैच्योर होते हैं और फिर आप रिजल्ट देना शुरू करते हैं। जब हम जल्दी जल्दी में अपना अटैम्प्ट गंवाना शुरू करते हैं तो सभी को अपनी जल्दी होती है आईएएस बनने की, तो 2-3 अटैम्प्ट तो बस ऐसे ही बस प्रयोग के तौर पे या फिर ऐसे ही जाके वो टेस्ट एग्ज़ाम दे देते हैं। और जब उनकी बिल्कुल मैच्योर प्रिपरेशन या फिर तैयारी अच्छी स्टेज पे पहुंचती है तो उनका अटैम्प्ट जो है वो समाप्त होता नज़र आता है या समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं और सीनियर्स भी रहे हैं जिनका मैंने देखा है। तो अटैम्प्ट लेने से पहले एटलीस्ट 2 साल प्रिपरेशन जो है बिल्कुल गहन अध्ययन, कंटिन्यूटी और मेंस की तैयारी करके। जनरली लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं और प्रीलिम्स जब हो जाता है मेंस नहीं होता है, 2-3 साल ऐसे चला जाता है जी। मेंस की प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट करनी चाहिए, देन फिर प्रीलिम्स की तैयारी 70% तो यूं ही हो जाती है। मेंस की तैयारी करें, फिर उसके बाद जो है प्रीलिम्स पे आए और 2 साल तैयारी करें, फिर जाके एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। यानी कि एक वक्त होता है, अगर आप सही वक्त पर डिसाइड कर लेते हैं तो काफी आसानी हो जाती है। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपका रिजल्ट आया था तब आप न्यूज़ 18 से जुड़े थे और न्यूज़ 18 पर आपने अपने माता पिता से बातचीत भी की थी, और जहां तक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो एक आईएएस बनने में परिवार की पृष्ठभूमि की क्या मतलब उसका योगदान होता है, क्या भूमिका होती है? आई थिंक परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन स्टेज होता है जिसमें 2 से 3 साल मिनिमम कोई भी एस्पिरेंट पढ़ाई करता है, तो उस समय बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का एक कांस्टेंट सपोर्ट हो, और ये मुझे अपने फैमिली से मिला। और इनफैक्ट जो इमोशनल सपोर्ट होता है, इसके साथ साथ मैं पापा से अपना स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करता था कि पापा ये सब मैं कर रहा हूँ, उसमें पापा का भी एडिशन होता था कि अच्छा ये कर सकते हो। एंड जो भी चीज़ मैं करता था पापा उसे बैक करते थे, फैमिली मुझे बैक करती थी। सो इसके कारण मैं जो है वो बिना किसी टेंशन का मैं तैयारी जो है वो मैं कर पाया, और घर की कोई भी समस्या हो या कोई और रिलेटिव की कोई भी समस्या हो वो मुझ तक नहीं आती थी। मेरा जो फुल कंसंट्रेशन है वो पूरा जो है वो पढ़ाई की तरफ रहता था। सो आई थिंक फैमिली का जो योगदान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड अगर आप अपने कोई भी माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उसको बैक करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है तैयारी करना। अच्छा शुभम, आप जब इंटरव्यू के लिए गए थे तो आप तो पहले से कॉन्फिडेंस थे कि आपका मेंस बहुत अच्छा गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक बूस्टअप तो होता ही है, लेकिन आपसे क्या क्या सवाल किए गए थे, किस तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान किए गए थे? इंटरव्यू के दौरान काफ़ी अलग अलग एरिया से क्वेश्चंस आए थे। चेयरमैन सर जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा एंड देन उन्होंने क्लैरिफिकेशन लिया कि तुम गांव से ही आते हो कि नहीं, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम घर जाते हो तो अभी कहाँ रहते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने, उनका पहला क्वेश्चन था कि अगर आपको 2 साल के लिए अगर डीएम बना दिया जाए, कटिहार का डीएम बना दिया जाए, तो तुम क्या क्या स्टेप्स लोगे उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए।
सो इसी तरीके से क्वेश्चन जो थे वो सिविल इंजीनियरिंग से थे, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सिविल इंजीनियरिंग से है। फिर क्वेश्चंस जो है वो आईटी बॉम्बे से क्वेश्चंस आए। फिर करंट अफेयर्स में उस समय अफगानिस्तान का इशू काफ़ी प्रोमिनेंट था, तो वहाँ से क्वेश्चंस आए। फिर चूँकि मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में पहले से था, सो वहाँ डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ऑफसेट क्लॉज, ये सबसे क्वेश्चंस आए थे। एक्चुअली हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार रे। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई चाहता है कि बिना कोचिंग या घर बैठकर या दूर दराज के गांव में रहकर आईएएस के मेंस की तैयारी करे, तो किस तरीके से उसे करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए और ये हम लोगों का जो व्यूज़ है उसको शेयर करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि खास के बिहार झारखंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सपना होता है बचपन से कि मैं भी आईएएस बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है या सही मार्गदर्शन का अभाव होता है और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अच्छे कोचिंग संस्थान में वहाँ जाके वो एडमिशन कर ले या पढ़ाई कर सके। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो मैं बताना चाहता हूँ कि एनएससीएस की जो स्थापना की गई है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम बिहार एंड झारखंड, और उसमें आप देखेंगे कि तमाम जो सिविल सर्वेंट जो बिहार झारखंड से खुद सेलेक्ट हुए हैं, जैसे अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं शुभम हैं, प्रवीण हैं, तो ये भी आगे चल के एनएससीएस के मेंबर हैं, अभी ऑलरेडी बन गए हैं क्योंकि सेलेक्ट हो गए हैं और बिहार झारखंड से हैं। तो इस तरह के सारे मेंबर जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो खुद क्या करते हैं कि आने वाले समय में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको तैयारी कराते हैं। और जो 2 यूएसपी है जो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड इट इज़ एंटायरली ड्रिवन बाय सर्विंग सिविल सर्वेंट्स। तो जो खुद सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं उनको पता है कि क्या चुनौतियां होती है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को कैसे फेस करना होता है। तो वो सारे जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी करने वाले, वो इन सब चीज़ों का जवाब जो है खुद उनसे ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो खुद उस रास्ते से सफल होके गए हैं। और जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है एनएससीएस में वो ये है कि कोई इसमें ये कोचिंग संस्थान नहीं है, कोई प्रोफेशनल इसका मोटो नहीं है कि पैसा कमाना है, क्योंकि इनका मोटो है गिविंग बैक टू द रूट्स एंड सोसाइटी। इसलिए जो भी मेंबर्स इसमें एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, वो सारे पैशनेट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग के साथ जब कैंडिडेट को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, तो इससे उनका जो रास्ता है आसान हो जाता है। और ये पॉसिबल होता है कि वो कहीं भी रहते हैं, सिर्फ हमसे वो जुड़े रहते हैं। हम ऑनलाइन के माध्यम से भी, ऑफलाइन के माध्यम से उनको हम गाइड करते हैं। और इवन इफ़ अगर वो कोचिंग किसी भी रीजन से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो भी उनका जो सपना है आईएएस बनने का वो पूरा होगा। और आज आपने देखा होगा कि पटना में जो इतना एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था एनएसएस के द्वारा, जिसमें 7 जो टॉपर्स थे इस बार के वो आए हुए थे, इंक्लूडिंग शुभम एंड प्रवीण। और उसमें एक मैंने देखा कि सेमिनार में ही एक आज जो आए हुए थे 221 रैंक आशीष आए थे। उन्होंने बिना कोई कोचिंग लिए हुए, कहीं से क्लास लिए हुए, उन्होंने खुद अपने मेहनत से आईएएस की परीक्षा पास की है। तो इस तरह से हमारे पास कई एग्जाम्पल्स भी हैं। और एनएससीएस उनको हर एक स्टेजेस में, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी हो, मेंस की तैयारी हो या इंटरव्यू का गाइडेंस करना हो, उन सब में हम लोग उनको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। तो यानी आज के कि डेट में फ्री हमारे ऑफ पास कॉस्ट ये गाइडेंस दी 1000 से जाती भी है। ज्यादा ऑफिसर्स आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। जी।